अब की बार किसकी सरकार, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर का ओपिनियन पोल, साथ ही साथ राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल कहां और कैसे सरकारें बन रही हैं या फिर किस पार्टी को क्या बढ़त मिल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ तमाम मेहमान हमारे मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह, इससे पहले कि हम आपका ज्यादा वक्त न लें, बस इतना जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आज आपके राज्य से मिल सकती हैं? छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में 11 लोकसभा सीट में पिछली बार हम लोगों ने लगातार 10 सीट 9 सीट तक जीतने का काम किया है और लगातार बेहतर वोट परसेंट बढ़े हैं जी। इस बार जिस प्रकार पूरे देश में एक वातावरण का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ में वातावरण बना है मोदी जी के नाम से जी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम पिछले 3 चुनावों में जो हमने रिजल्ट दिया था उसको फिर से एक बार दोहराने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में है। और ये मैं जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की ताकत पे बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता इस बार पूरी ताकत से खड़ा हो रहा है। बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आपकी और मेरी बातचीत भी हुई थी और आप उस वक्त बहुत भरोसे के साथ कह रहे थे कि हम जीतेंगे जरूर, मान लीजिए कि इस बार भी शायद आपका भरोसा न कायम रह पाया। पिछली बार जब आपने चुनाव हारा तो आपने सबसे पहले आकर नैतिक जिम्मेदारी खुद पर ली थी, लेकिन अगर ऐसी अप्रत्याशित सी बात हो जाती है तो इस बार क्या कहेंगे, मोदी जी पर या फिर आप पर होगी नैतिक जिम्मेदारी? नहीं, देखिए, वो संभावना बिल्कुल से मैं इनकार करता हूं कि कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। इस बार आपको मैं आज आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हम बेहतर करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से इस बार फिर एक बार 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ की बड़ी भागीदारी होगी, इसके लिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए डॉक्टर रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ को लेकर पूरे तरह से आश्वस्त हैं डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन क्या यही वास्तविकता होगी ये तो खैर जनता ही बताएगी। लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं असम और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है तमाम पार्टियों का हालचाल, बता रही हैं सबीना। चलिए, अब सबसे पहले असम का समीकरण यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर वोट परसेंटेज के जरिए समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कहता है यहां पर असम का गणित। लोकसभा चुनाव 2019 में किस पार्टी को कितने फीसद वोट, यानी कि असम, ये परसेंटेज के हिसाब से अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल 14 सीटें असम से आती हैं और इन सीटों की अपनी एक अलग महत्ता है। देखिए, ये पूरा मैप आप मेरे सामने देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वोट परसेंटेज का जिक्र किया जाए तो ये 36% है। कांग्रेस 28% यहां पर वोट परसेंटेज लिए हुए है। 9% कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर अदर्स की हम बात करते हैं तो 27 इसके खाते में सीधे तौर पर नजर आती है। ये वोट परसेंटेज यहां पर है। लेकिन अब सीटों के लिहाज से भी यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 14 सीटें हैं वो किस किस पार्टी के खाते में किस तरह से जाती है। ये मैप अब मेरे सामने जो आएगा वो ये आपको यहां पर बताएगा कि किस तरह से बीजेपी को 7 सीटें यहां मिलती नजर आती हैं, बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। कांग्रेस की का जिक्र करें तो महज 4 सीटों पर सिमटती हुई कांग्रेस नजर आती है। इसके अलावा अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आती है। ये 14 सीटों का असम का गणित है, यानी कि परसेंटेज और सीट के हिसाब से क्या कुछ यहां पर कहता है। अब आगे कुछ और भी सीटों का जिक्र यहां पर करेंगे, क्योंकि ये असम का यहां पर पूरा मैप है। बीजेपी 7, कांग्रेस 4, अदर्स का जिक्र करें तो 3 है। और अब पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्टों के राज्य की बात करें, जिसमें 7 स्टेट यहां पर आते हैं और साथ ही 11 सीटें यहां से भी अपनी आती है। ये परसेंटेज है। बीजेपी 6% यहां पर लेते हुए वोट शेयर का नजर आती है। कांग्रेस के खाते में महज 4% जाते हुए नजर आता है, प्लस और माइनस इसमें थोड़ा नजर आता है। ये सीटें यहां पर सीधे तौर पर है, यानी कि 6 सीटें बीजेपी के खाते में है। कांग्रेस के खाते की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस जमती हुई नजर आती है। अदर्स के पास 1 सीट नजर आती है। अब जम्मू कश्मीर का भी सियासी गणित यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर का क्या कुछ सियासी गणित यहां पर कहता है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि लोकसभा चुनाव 2019 में आखिर फीसद जम्मू कश्मीर का जो है वो क्या सामने आता है वोट परसेंटेज, यानी कि वोट शेयर के हिसाब से। बीजेपी 26% लेते हुए यहाँ पर नजर आती है, वहीं कांग्रेस 23% वोट शेयर जो है अपना बढ़ाते हुए नजर आती है। वोट परसेंटेज के हिसाब से हम बता रहे हैं 12% कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर अदर्स का जिक्र करें तो ये यहाँ पर परसेंटेज के तौर पर 39 यानी कि 39% नजर आता है। अब सीट के लिहाज से यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उसमें किस पार्टी को
को आखिर कितनी जनता पसंद करती हुई नजर आती है। ये देखिए, ये मेरे सामने मैप है। अगर बीजेपी का जिक्र करें तो 3 पर काबिज होते हुए नजर आती है, कांग्रेस का जिक्र करें तो 1 है, ये प्लस यहां पर हो सकता है। 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर से और अदर्स के खाते में 2 सीटें यहां पर सीधे तौर पर नजर आती है। तो ये पूरा सियासी समीकरण कहता है। आगे भी सियासी समीकरणों पर नजर डालेंगे और अब फिर से रुख करते हैं पिनाज जी और अजय जी के पास। श्याम जाजू जी, पूर्वोत्तर और असम भारतीय जनता पार्टी के लिए वो क्षेत्र जहां आपको उम्मीद थी कि आप 25 में से कम 20 सीटें तो जरूर जीतेंगे, लेकिन हमारे सर्वेक्षण के आधार पर आप अधिकतम 12 सीटें जीत पा रहे हैं। हो सकता है उससे भी कम ही हो जाएं, क्योंकि जो वहां परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर अब आपके सहयोगी भी अब आपके साथ नहीं हैं। आपकी उम्मीदें पूर्वोत्तर पर इतनी ज्यादा थीं, लेकिन वहां तो स्थितियां अब ठीक नहीं दिख रही आपके लिए। असम की 14 सीटें और नॉर्थ ईस्ट की पूरी 11 सीटें, इससे मिलकर 25 सीटों का नॉर्थ ईस्ट का गणित है जी। 25 सीटों में पिछले टाइम भी हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा है, पर इस बार के परफॉर्मेंस में उसमें बहुत आमूलाग्र परिवर्तन आने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार का मोदी सरकार ने काम किया है, आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे वहां पर विकास के काम हुए। वहां एक अलग मिनिस्ट्री गठित हुई, हर मिनिस्टर को हर महीने वहां पर नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ा, वो अकाउंटेबल रहा। और जो आज तक सेंटर से पैसा जाता था और वो कहीं जमीन पे दिखता नहीं था, इस विषय में अगर आप देखेंगे तो असम को लेके सभी जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ है वहां पर। पिछले चुनाव के बाद भी दी, क्योंकि पूरी रणनीति यही थी कि असम का चुनाव हुआ है, उत्तर भारत से सीटों का जो नुकसान होगा, हिंदी हार्टलैंड से सीटों का नुकसान जो होगा, क्योंकि वहां तो आप अपनी पीक परफॉर्मेंस दे चुके थे, वो आप नॉर्थ ईस्ट असम से पूरी करेंगे। लेकिन एनआरसी का मुद्दा और जो सिटीजनशिप बिल जो पूरा का पूरे मुद्दे रहे, उन पर जो लोगों की नाराजगी है वो भारी ना पड़ जाए आपको। एनआरसी का मुद्दा और सिटीजनशिप का मुद्दा हमारी विचारधारा से जुड़ा है, वो हमारी कमिटमेंट थी। और उसके बाद पिछले लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमने वो चुनाव लड़ा और 3/4 मेजॉरिटी हमने असम में लेके बताई। इतना तो काम हमारा स्ट्रांग नहीं था पार्टी का वहां। तो ये अपने आप में मोदी सरकार के बारे में लोगों ने दी हुई रिएक्शन है, एप्रिसिएशन है। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, अभी जो एनआरसी का मुद्दा है, सिटीजनशिप रजिस्टर का मुद्दा है, इस विषय में भी हमने बहुत अच्छे पैमाने पे अपनी भूमिका रखने का काम किया। काफी विरोध और प्रदर्शन भी देखने को मिला है। एजीपी ने आपका साथ छोड़ दिया। गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाफिज गांधी साहब, क्या असम में आज वाकई में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत है जितना बीजेपी हमें चाहती है कि हम उस पर भरोसा करें? देखिए अजय जी, पहले तो मैं कुछ ओपिनियन पोल के बारे में बोलना चाहूंगा। बार बार ये कहा जाता है कि आज की स्थिति में, हमें पता है कि आज की स्थिति में वोट नहीं पड़ रहे हैं, वोट तभी पड़ेंगे जब पढ़ने हैं। तो ये आज की स्थिति मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती है, और इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है ये ओपिनियन पोल्स नहीं है, बल्कि ओपिनियन मेकिंग पोल्स हैं। यानी जनता में एक खास तरह का ओपिनियन बनाने की कोशिश जो है टीवी चैनल्स के माध्यम से होती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले हम इस देश के अंदर देखते आए हैं राजनीति सब कुछ जाते हो, फिर ओपिनियन पोल आता था और उसके बाद जो है एक एग्जिट पोल आता था। अच्छा, आज जो है बाढ़ सी। हफीज गांधी साहब, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, आपसे नहीं बिल्कुल बोलिए प्लीज, लेकिन आप अगर सिरे से ओपिनियन पोल करना, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं कि मैं विपक्ष में तमाम नेताओं की बात को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं। यही ओपिनियन पोल जब आपके समर्थन में होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये ओपिनियन आपके समर्थन में नहीं जाता, ये ओपिनियन मेकिंग पोल बन जाता है। आप हमारी विश्वसनीयता को इतनी सस्ती क्यों समझते साहब? नहीं, मैं किसी की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सेफोलॉजी है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, और इसलिए आप देखिए एरर ऑफ मार्जिन कितना रखा जाता है। और आप देखिए इसीलिए सारे के सारे ओपिनियन पोल्स ज्यादातर क्यों फेल होते हैं। तो मैं सेफोलॉजी पे सवाल उठा रहा हूं, मैं ओपिनियन पोल्स पे सवाल उठा रहा हूं, मैं आपके चैनल पे या मैं चैनल की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो लेकिन मैं इतना न्यूज़ नेशन को आज क्रेडिबिलिटी के लिए कोई मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी साहब, सवाल ये है कि आज बिल्कुल आज ये नेशन का मूड है, अपने मैनिफेस्टो के साथ नहीं आई, आज ये नेशन का मूड है। और अगर ये मूड है तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या इस पर आपकी राय है, लेकिन इसमें क्या गलत है? देखिए, अगर
बिल्कुल अजय जी मैं आ रहा हूं। देखिए अगर आप 10 हिंदी भाषी राज्यों को लें तो 10 हिंदी भाषी राज्यों में 60% पार्लियामेंट की सीटें आती हैं। बीजेपी ने 90% इन सीटों को निकाला था। जैसे गुजरात में आप लगा लें, मध्य प्रदेश में लगा लें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और विधानसभा चुनावों ने बता दिया है। गुजरात को मैं लूं तो गुजरात में 2018 के चुनावों में बीजेपी मिशन 150 लेके चल रही थी। 2017 में कितनी सीटें आई? अगर उत्तर प्रदेश में हमारा ओपिनियन पोल आपके हाथ में जाता हो देखेगा तब भी आप उस ओपिनियन मेकिंग पोल कहेंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आज बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे, वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। आज आप देखिए कि देश की सुरक्षा का क्या हाल है। जो सरकार एक फाइल को, श्याम जाजू जी इसका जवाब देंगे आप? श्याम जाजू जी, कोशिश की गई, हर मामले पे आप एकदम फेल रहे। आपने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया। 5 साल में आपने न जाने क्या सरकार चलाई है। पार्टी ने जो वादे किए थे जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उससे ज्यादा परफॉर्म करके हमने दिखाया है। और इसका ही परिणाम यह है कि हम जब सत्ता में आए थे तो हमारे पास 6 राज्य थे, आज 17 राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं। तो ये लोगों का एप्रिसिएशन हमारे कामों के प्रति है। और मोदी सरकार के काम के बारे में हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। जहां तक बॉर्डर के स्टेट है, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, ये संवेदनशील सरकार साबित हुई है। हम जो बोलते हैं वो करके हमने दिखाया है। 5 साल में एक भी करप्शन का आरोप हम पर नहीं हुआ है। और जो वादे हमने करे थे उससे ज्यादा परफॉर्म करके लोगों के मन में हमने बताया ये सामान्य आदमी को केंद्र बिंदु रखकर काम करने वाली सरकार है। मीम साहब जवाब आप दे दें। मीम साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। जी मुस्कुरा नहीं रहे, मैं हंस रहा हूं। अच्छा। और हंस इस बात पर रहा हूं कि वो जितने वादे किए तो उससे ज्यादा पूरे कर दिए जी। मेरे हिसाब से अगर इनके वादों को हम माने कि ज्यादा कर दिया तो अभी 15-15 लाख नहीं 20-20 लाख हर एक के अकाउंट में आ चुका है। 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं 15 करोड़ को मिल चुका है। किसानों को आयु जो की आमदनी जो थी वो 50% नहीं 200% हो जाएगी। जो 22 में होने वाली थी वो अभी से हो गई। उसके अलावा जो भी इन्होंने वादे किए थे उन सबको भी मैं गिनता चला जाऊं तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वादे खत्म नहीं होंगे। और जो परफॉर्मेंस इन्होंने किया, जैसे मिसाल के तौर पर इनका बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है डीमोनेटाइजेशन, उसका देश में कितना असर है। हर तरफ तरक्की हो रही है उस डीमोनेटाइजेशन के नतीजे में। गरीब आदमी जो है खुश है, बहुत सड़कों के ऊपर नारे लगा रहा है मोदी मोदी। अच्छा मीम साहब मैं क्षमा चाहता हूं। जी अगर ये सब कुछ हो गया होता तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो गया होता। अभी विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए वो भी नहीं होने चाहिए। अच्छा श्याम जाजू जी, श्याम जाजू की जवाब जी प्लीज। श्याम जी एक बात और पूछता हूं, एक बात और। अभी रमन सिंह जी आए थे, मैं एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो आंकड़े बैठे हुए थे आपके चैनल पर, बेरोजगारी पर सरकार का जो काम हुआ है, चैनल पर बैठे हुए थे गए 5 साल के कार्यकाल में कि मोदी जी ने जबरदस्त काम किया है। आपने मुझे मौका नहीं दिया मैं उनसे पूछता जी। अगर मोदी जी ने इतना जबरदस्त काम किया था जी तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जी मोदी जी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उनकी फोटो लगाने की बजाय गायब क्यों कर दी गई? पब्लिसिटी में उनको क्यों नहीं रखा गया? और मैं रमन सिंह जी से जहां तक बेरोजगारी का सवाल है चुनाव में, श्याम जाजू जी मैं एक सेकंड मैं आप दोनों के बीच में आना चाहता हूं प्लीज। मैं आग्रह करता हूं 1 मिनट। राहुल गांधी जी ने अभी अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया और ऐसे में राहुल गांधी जी के भाषण का एक छोटा सा क्लिप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी ये क्लिप दिखाना चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुद्दा बनेगा। फुट इन द माउथ डिजीज सिर्फ गाय भैंस को नहीं होती है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे।